guys, myself Shrey Arora and I welcome you all to Study Falcon Current Affairs series। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक के बारे में, दैट इज पार्लियामेंट्री कमेटी। सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, यार पार्लियामेंट्री कमेटी तो स्टैटिक टॉपिक है। हम पॉलिटी में यूनियन लेजिस्लेचर में डिस्कस करते हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्लियामेंट्री कमिटीज। वी डिस्कस अबाउट एस्टिमेट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी। अब भाई ये डायनेमिक पोर्शन में कैसे आ गया? हाउ इज इट रेलेवेंट फॉर करंट अफेयर सीरीज? तो इसका आंसर ये है कि आज अगर आप देखो पार्लियामेंट्री कमिटीज के कितने सारे आर्टिकल्स आपको मिलेंगे रिसेंटली न्यूज़पेपर में, और जिसकी वजह से बहुत ही रेलेवेंट मुद्दा हो जाता है कि आपको पता हो पार्लियामेंट्री कमिटीज के इंपॉर्टेंस के ऊपर। पार्लियामेंट्री कमिटीज पे कई सारे क्वेश्चंस आपके मेंस एग्जामिनेशन में, यूपीएससी और अदर ग्रुप ए बी सर्विस के जो एग्जामिनेशन होते हैं उसमें आपको मेंस में मिल सकते हैं। इवन प्रीलिम्स में भी कुछ इंपॉर्टेंस या ऐसे कुछ एमसीक्यूज बन सकते हैं जो पार्लियामेंट्री कमिटीज से एसोसिएटेड हो और उससे ही आप उसका आंसर निकाल पाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपका पार्लियामेंट्री कमिटीज। अब आप कहोगे पार्लियामेंट्री कमिटीज ऐसे क्या क्या आर्टिकल्स आए पार्लियामेंट्री कमिटीज में जो इतना इंपॉर्टेंट हो गया? सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप देखोगे पार्लियामेंट्री कमिटीज पिछले 4-5 साल से बहुत ज्यादा न्यूज में रही है। उसका एक कारण, जो सबसे बड़ा कारण है कि जब से गवर्नमेंट बदली है, यानी कि जब से बीजेपी की सरकार आई है 2014 से लेकर आज 2022 हो चुका है, आप देखोगे पार्लियामेंट्री कमिटीज का जो रोल है वो बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस हुआ है, बहुत ज्यादा रिड्यूस हुआ है। पहले की सरकारों में, जब कांग्रेस की सरकार थी 2014 से पहले, लोकसभा में अराउंड 70% जो बिल्स आते थे, 70% ऑफ द बिल्स जो आते थे उन पर पार्लियामेंट्री कमेटी में डिस्कशन होता था। पार्लियामेंट्री कमेटी पर वो बिल को रेफर करा जाता था। 70% ऑफ द बिल, यस 70%। और आज के कंपैरिजन में देखा जाए 2014 से 2022 तक, आप देखोगे दिस नंबर हैज बीन रिड्यूस्ड एंड दिस नंबर हैज बीन रिड्यूस्ड टू 26%, अ वेरी लो परसेंटेज। एंड दैट इज वाई जब इतना ज्यादा रिड्यूस हो गया है, 26% तक आ गया है, दैट मीन्स कि पार्लियामेंट्री कमिटीज का एक तरीके से रोल नेग्लिजिबल कर दिया गया है। बिकॉज अगर आप आजकल गवर्नमेंट के डिसीजंस देखो, कोई भी बिल आता है हेस्टी वे में जल्दी जल्दी बस पास कर दिया जाता है दोनों हाउसेस से, बिकॉज द रूलिंग पार्टी इज इन मेजॉरिटी। तो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट्री कमिटीज का जो रोल है उसे वीकन करा जा रहा है। अब सबसे बड़ा मुद्दा जो डायनेमिकली हम इस करंट अफेयर सीरीज में डिस्कस करना चाहते हैं कि पार्लियामेंट में पार्लियामेंट्री कमिटीज का रोल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। हम जब यूनियन लेजिस्लेचर की बात करते हैं पॉलिटी में, तो हम बेसिकली ऊपर से एक ढांचा पढ़ लेते हैं कि पार्लियामेंट्री कमिटीज क्या होती हैं, पार्लियामेंट्री कमिटीज कितने टाइप की होती है, फिर हम डिस्कस कर लेते हैं एडहॉक कमिटी, स्टैंडिंग कमिटी। आज हम थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में उसकी थ्योरी तो डिस्कस करेंगे ही, बट साथ साथ हम उसकी एप्लीकेशन पर जाएंगे। बिकॉज जब भी कभी आपके मेंस एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन आएगा, या जब भी कभी कोई बड़े लेवल के एग्जामिनेशन जैसे ग्रुप ए या ग्रुप बी लेवल के जो एग्जामिनेशन होते हैं, यूपीएससी, आरबीआई, ऐसे कोई बड़े लेवल के एग्जामिनेशन होते हैं, तो वहां इन डेप्थ नॉलेज चेक करी जाती है। और वो इन डेप्थ नॉलेज आपको मिलती है जब आपको उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन पता हो। सपोज अगर मुझे पार्लियामेंट पता है बट मुझे यही नहीं पता पार्लियामेंट्री कमिटीज क्या होती हैं, पार्लियामेंट्री कमिटीज के क्या क्या एप्लीकेशन है, व्हाई इज इट देयर इन द पार्लियामेंट, देन आई एम मिसिंग ऑन समथिंग व्हिच अदर कैंडिडेट्स आर लाइक अहेड ऑफ मी। सो फिर मेरे लिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्लियर करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो आज के इस लेक्चर में यही डिस्कस करेंगे और पार्लियामेंट्री कमिटीज को क्रिस्टल क्लियर करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट। देखो पार्लियामेंट अगर आपको पता है, हम तो उसको टेम्पल बोलते हैं, राइट? टेम्पल, क्योंकि वहां लॉज बनते हैं हमारी कंट्री के। हमारे जो कंट्री गवर्न हो रही है वो कहां से हो रही है? पार्लियामेंट से गवर्न हो रही है। पार्लियामेंट के बेसिक 2 इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सभी को पता होगा, वन इज टू एग्जीक्यूट एंड वन इज टू लेजिस्लेट। ऑफ कोर्स पार्लियामेंट के 2 सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, एक तो एग्जीक्यूट करना कोई भी लॉ को जो भी बन रहा है, और लेजिस्लेट करना, यानी कि कोई लेजिस्लेचर कोई लॉ बनेगा उसको एग्जीक्यूट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी की किसकी है? पार्लियामेंट के। बिकॉज आपको पता है हमारे यहाँ वो, अगर आपने पता हो मॉन्टेस्क्यू का वाटर टाइट कंटेनर में जो 3 सेपरेशन होते हैं, जब आपको लेजिस्लेशन पढ़ा होगा आपने, या कोई भी आप पॉलिटिकल बॉडी देखोगे या कोई भी एग्जीक्यूटिव बॉडी देखोगे, तो उसके अंदर 3 लेग्स होते हैं, राइट? किसी भी कंट्री के 3 लेग्स चलते हैं। कौन से? लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव। बट हमारे यहाँ लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव क्या है? डिफरेंट बॉडीज ना होकर एक ही है, राइट? Legislature and executive both at the same time are the part of parliament, right?
तो पार्लियामेंट हमारे लिए जो है दो काम इंपॉर्टेंट कर रहा है, वन इज टू एग्जीक्यूट, वन इज टू लेगिस्लेट। आई होप सो इतना क्लियर हो गया। अब पार्लियामेंट्री कमिटीज का क्या काम आता है? देखो पार्लियामेंट्री कमिटीज का रोल होता है, देखो पार्लियामेंट, अगर आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जाओगे तो पार्लियामेंट्री कमिटीज की जो पावर है कहां से डिराइव हुई है? इट इज बीन डिराइव फ्रॉम आर्टिकल 105। आई एम अगेन रिपीटिंग द आर्टिकल 105 एंड आर्टिकल 118 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। वहां ये जो पावर्स है पार्लियामेंट्री कमिटीज की वो डिराइव हुई है फ्रॉम आर्टिकल 105 एंड 118। अगर बात करूं एक प्रीलिम्स एग्जामिनेशन से भी या वैसे जनरल एक फैक्चुअल क्वेश्चन के नॉलेज से भी आपको ये पता होना चाहिए पावर्स कहां से डिराइव हुई है। उसके बाद अगर मैं बात करूं पार्लियामेंट्री कमिटीज के बारे में, हम डिस्कस कर रहे थे कि पार्लियामेंट्री कमिटीज बनी क्यों है। इसको समझने के लिए हम डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट का जो रूल्स एंड रेगुलेशन कॉन्स्टिट्यूशन में और जो नॉर्म्स हैं जो हम फॉलो करते हैं, उससे हमें पता चलेगा क्या इंपॉर्टेंस है पार्लियामेंट्री कमिटी की। सबसे पहले आपको पता होगा कि पार्लियामेंट में वी हैव राज्यसभा, लोकसभा, एंड वी ऑल्सो हैव 3 सेशंस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया में हमारे पास 3 सेशंस होते हैं, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ एक मैक्सिमम अवधि लिखी हुई है, राइट। मैक्सिमम ड्यूरेशन गिवन है कि 2 सेशंस के बीच में मैक्सिमम जो गैप हो सकता है 6 महीने का हो सकता है। मिनिमम गैप इज नॉट मेंशन। हमारे यहाँ 3 सेशंस होते हैं पार्लियामेंट के, आई थिंक एवरीबडी नोज दैट। वन इज व्हाट? बजट सेशन, देन वी हैव मॉनसून सेशन एंड देन वी हैव द विंटर सेशन। आई गेस ये तीनों सेशंस आप सभी को पता है। अब आपको पता है कि मैक्सिमम 6 महीने का गैप हो सकता है, राइट, किसी 2 सेशंस के बीच में। और पार्लियामेंट की जो सिटिंग्स होती है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा टाइम मिलता है, आपके पास बहुत सारे बिल्स होते हैं एक पर्टिकुलर सेशन में, उन सब बिल्स को पास करना पड़ता है, लेजिस्लेशन बनाना पड़ता है। तो पार्लियामेंट की कुछ एक मजबूरियां है, राइट। व्हाट इज द मजबूरी ऑफ पार्लियामेंट? पार्लियामेंट में एक लिमिटेड टाइम है, इतनी ज्यादा एक्सपर्टाइज नहीं है लोगों के पास। आपको पता होगा लोकसभा राज्यसभा में जो इलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो इतने ज्यादा लिटरेट नहीं है, आई शुड से, इतने ज्यादा कैपेबल नहीं है कि वो उन जो पर्टिकुलर बिल्स या रूल्स जो आ रहे हैं उनको क्या कर पाए, स्क्रूटनाइज कर पाए, स्क्रूटनाइजेशन हो पाए पार्लियामेंट में लिमिटेड स्टिपुलेटेड टाइम में। एक तो स्क्रूटनाइजेशन भी हो जाए और प्रॉपरली बिल के डीमेरिट्स और मेरिट डिस्कस हो जाए और विद डिस्कशन, राइट। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इन ऑर्डर टू मेक दिस पॉसिबल, स्क्रूटनाइजेशन, डीमेरिट्स, मेरिट्स या कोई रिकमेंडेशन है या कोई चेंजेस करवाने हैं, तो वो सब कौन बताएगा? दैट इज वेयर द रोल ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटीज कम। पार्लियामेंट्री कमिटी एक इंस्ट्रूमेंट होता है बेसिकली टू एक्चुअली लेजिस्लेट और टू एग्जीक्यूट, राइट, अ पर्टिकुलर बिल। एक बिल आया, अगर वो किसी पार्लियामेंट्री कमिटी पर रेफर करा जाएगा, सो व्हाट विल हैपन, अ कमिटी विल बी फॉर्म्ड and that committee will comprise of even the ruling party and even the opposing party. So both the parties will come together, they will form a committee and that committee will function in a closed door manner. Now why am I referring to closed door? Because क्या होता है कि आपको पता होगा पार्लियामेंट में we have one opposing party and one ruling party. रूलिंग पार्टी क्या करेगी? अगर कोई बिल आएगा तो क्या कोई रूलिंग मिनिस्टर या क्या कोई रूलिंग मेंबर ऑफ द पार्टी क्या उसके अगेंस्ट जा सकता है उस बिल के? सपोज हो सकता है उसे कोई एक चीज पसंद नहीं भी आ रही, सपोज एक कोई लॉ बना, सपोज फार्मर्स लॉ ले लीजिए। हो सकता था कि कुछ बीजेपी के खुद ही कुछ जो सांसद हैं या खुद ही कुछ जो मिनिस्टर्स हैं उन्हें उन कुछ पार्ट जो है बिल का अच्छा नहीं लग रहा, बट क्या वो उसका विरोध कर सकते हैं पार्लियामेंट में? नहीं कर सकते। वाई पार्लियामेंट में विरोध नहीं कर सकते? बिकॉज देयर इज अ पार्टी व्हिप, देयर इज अ पार्टी व्हिप इशूड बाय द रूलिंग पार्टी। जिस पार्टी में आप हो उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। अब अगर किसी को व्हिप का मतलब नहीं पता तो मैं एक बहुत इजी सा एग्जांपल देता हूं व्हिप का, राइट। व्हिप क्या होती है? सपोज व्हिप होती है कुछ कंडीशंस लगा देना, राइट। जब आप किसी चीज पर कुछ कंडीशंस लगा देते हो, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ व्हिप्स। व्हिप 3 टाइप की होती है, वन इज 1 लाइन व्हिप, वन इज 2 लाइन व्हिप, द अदर वन इज 3 लाइन व्हिप्स। 1 लाइन व्हिप जो होती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। जैसे कि 1 लाइन व्हिप का एग्जांपल हो गया कि आपको जब कोई सेशन चल रहा होगा पार्लियामेंट में, सभी मिनिस्टर्स को जाकर प्रेजेंट्स अपनी अटेंडेंस देनी है, राइट, दैट इज 1 लाइन व्हिप। 2 लाइन व्हिप हो सकती है, मान लीजिए कोई बिल डिस्कशन हो रहा है, राइट, और जब बिल डिस्कस हो रहा है तो भाई आपको उस बिल की डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना, दैट इज अ 2 लाइन व्हिप, अगेन नॉट वेरी सीरियस वन। व्हेन देयर इज 3 लाइन व्हिप, दिस 3 लाइन व्हिप इज अ वेरी स्ट्रिक्ट वन जिसको आपको अधेयर करना पड़ेगा। 3 लाइन व्हिप कौन सी होगी? मान लीजिए वोटिंग चल रही है, सपोज नो कॉन्फिडेंस मोशन चल रहा है एंड आपको प्रेजेंट होना जरूरी है वरना आपकी सरकार गिर जाएगी, दैट इज अ 3 लाइन व्हिप। अगर आप फिर भी वहां नहीं आते, दैट
itself gives an indication that something serious action could be taken on you. Even एंटी डिफेक्शन लॉ भी लग सकता है अगर आप पार्टी वेब को फॉलो नहीं करते, और अगर कुछ एक स्टिपुलेटेड टाइम होता है 14 डेज में, अगर आप एक लिखित राजीनामा ना कर ले अपनी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से, तो आपके अगेंस्ट एक एंटी डिफेक्शन लॉ भी लग जाता है थ्रू दिस पर्टिकुलर पार्टी वेब वायोलेशन केस. तो क्योंकि आपके पास एक कंडीशनिंग नहीं है, आई शुड से आपके पास एक प्लेटफॉर्म नहीं है जहां आप अपने पॉइंट्स को रख सको, या कुछ अगर आपको चेंजेस लाने हैं बिल में, या आपको कुछ पॉइंट अपोज करना है अपनी पार्टी के अगेंस्ट, तो आप पार्लियामेंट में नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द पार्टी वेब. बट पार्लियामेंट्री कमिटी प्रोवाइड यू दैट प्लेटफॉर्म. पार्लियामेंट्री कमिटी आपको वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे क्लोज डोर में. आपके पास पूरा अधिकार है अपने व्यूज रखना, राइट. उसमें अपोजिंग पार्टी भी होगी, रूलिंग पार्टी भी होगी, और पूरी स्क्रूटनाइजेशन होगी पूरे बिल की. बिल को प्रॉपर तरीके से स्क्रूटनाइज करा जाएगा, बिल को प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करा जाएगा, उसके मेरिट्स, उसके डीमेरिट्स, और उसको पूरा एक तरीके से कहते हैं ना निचोड़ निकालना, उसका निचोड़ निकालकर कुछ रिकमेंडेशंस दी जाएंगी, राइट. और कुछ एडवाइसेस दी जाएंगी क्या क्या चेंजेस होने चाहिए इस बिल में, रिकमेंडेशंस कुछ दी जाएंगी, कुछ चीजें इसमें ऐड ऑन करी जाएंगी, कुछ चीजें रिमूव करने को बोला जाएगा. सो एवरीथिंग द बिल विल बी स्क्रूटनाइज एंड देन अगेन ब्रॉट बैक टू द पार्लियामेंट फॉर डिस्कशन. फिर जो उन्होंने रिकमेंडेशन दी होंगी, एडवाइजरी जो भी चीजें दी होंगी उस पर्टिकुलर पार्लियामेंट्री कमिटी ने, उसको क्या करा जाएगा, पार्लियामेंट में डिस्कस करा जाएगा. और डिस्कस करने के बाद इट विल अगेन डिपेंड अपॉन द पार्लियामेंटेरियंस, दैट इज अ रूलिंग पार्टी, कि वो उन रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट करती है कि नहीं करती है. बिकॉज दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि पार्लियामेंट्री कमिटीज एक्ट एज एन एडवाइजरी बॉडी. दे आर जस्ट एक्टिंग एज एन एडवाइजरी बॉडी. वो एडवाइस दे सकती हैं, ऐसा नहीं वो एक एक्शन टेकिंग बॉडी नहीं है. दे आर जस्ट एन एडवाइजरी नेचर, दे आर इन एडवाइजरी नेचर, एंड दैट इज व्हाट मेक्स इट मोर गिव स्ट्रेंथन टू इट. व्हाई स्ट्रेंथन? बिकॉज ऑपोजिंग पार्टी को भी अपने व्यूज रखने का मौका मिल रहा है. इवन जो रूलिंग पार्टी के कुछ मेंबर्स हैं, जो हो सकता था पार्लियामेंट में जिनके पास राइट नहीं है उस बिल को स्क्रूटनाइज करने का, उसको कुछ अपोज करने का, या कुछ चीजें चेंजेस लाने के लिए, पार्लियामेंट्री कमिटी इज प्रोवाइडिंग दैट प्लेटफॉर्म टू ऑल दोज पीपल. ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज पार्लियामेंट्री कमिटी डिवीजन ऑफ लेबर भी करती है. डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब एग्जैक्टली डिवीजन ऑफ लेबर नहीं, डिवीजन ऑफ वर्क. कैसे डिवीजन ऑफ वर्क होगा? मान लीजिए मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज बनी हुई हैं for different things, like we have public account committee, we have estimate committee, we have public account undertaking committee, right? So public undertaking की committee है, public account committee है, estimate committee है. तो ये अलग अलग committees बनी हुई है जिसपे एक defined work है, सबका अपना अपना एक defined work होगा. और आपको पता होगा public account committee का तो जो chairperson होता है, कौन होता है? public account committee का chairperson is the opposition party minister, whosoever is the opposition minister, right? होता है ना एक लोकसभा में ऑपोजिशन का एक सचिव, या जिसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव, तो वो उसका पर्टिकुलरली क्या होगा, उसका हेड होगा, चेयरपर्सन होगा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का. बिकॉज एक तरीके से चेक और बैलेंस क्रिएट करने के लिए पार्लियामेंट्री कमेटी बहुत ही अच्छा एक ढांचा प्रोवाइड करती है पार्लियामेंट को. एंड दैट इज व्हाई पार्लियामेंट इज सो स्पेशल, and parliamentary committees are actually, I should say, the backbone of parliament. अगर parliamentary committees ना हो तो प्रॉब्लम ये होगी कि हमारे जितने बिल्स पास हो रहे हैं उसमें प्रॉपर स्क्रूटनाइजेशन नहीं होगी. कहीं ना कहीं बिल्स में मेरिट्स और डीमेरिट्स जो हैं उनको अच्छे से एनालाइज नहीं करा जाएगा, और बाद में अगर कोई प्रॉब्लम आती, बिकॉज एक बार बिल अगर पास हो गया दोनों हाउसेस से, राज्यसभा लोकसभा से, सो वेयर इट गोज टू द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, एंड एक बार एसेंट हो गया तो फिर वो बिल जो है पर्टिकुलरली एक्ट बन जाएगा. और जब वो एक्ट बन गया उसके बाद तो वो एप्लीकेशन में आ गया. आफ्टर एप्लीकेशन सपोज 2-3 साल बाद लगता है कि ये बिल सही से काम नहीं कर रहा, तो दैट इज अ टाइम वेस्टेज, एनर्जी वेस्टेज, रिसोर्स वेस्टेज, एवरीथिंग इज वेस्टेड. बिकॉज आप दोबारा बिल लाओगे, संशोधन करोगे, दोबारा से पार्लियामेंट में लाओगे, और हो सकता है उस बार आप फिर किसी कमेटी में रेफर करो. सो ये प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगे अगर आप पार्लियामेंट्री कमिटीज में अपने बिल को नहीं डालते. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं बात करूं, पार्लियामेंट्री कमिटीज दो टाइप्स की, जैसे मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस करा था, एक स्टैंडिंग कमेटी, एक थी एडहॉक कमेटी. स्टैंडिंग कमेटी तो मैंने बता दी, जैसे अभी डिस्कस करा था, एस्टीमेट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, दैट इज बेसिकली अ परमानेंट कमिटीज जो बनती है पर्टिकुलर पर्पस के लिए, राइट? दैट इज स्टैंडिंग कमिटीज. बट एडहॉक कमिटीज क्या होती है? एडहॉक का मतलब होता है कुछ टेम्पररी कमिटीज जो सिर्फ कुछ पर्पस के लिए बनी है, राइट?
जो बेसिकली जब काम हो गया उसके बाद उसे हटाया जा सकता है, उसकी जरूरत नहीं होगी, परमानेंट नेचर नहीं होता, दैट इज एडहॉक कमिटीज। तो एडहॉक कमिटीज का काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी कभार हो सकता है कोई रेवेन्यू रिलेटेड कमिटी बन जाती है, राइट, जिसके तहत हमें कभी कुछ रेवेन्यूज देखने, या कुछ हम सपोज कॉमनवेल्थ गेम्स करा रहे थे तो उस समय हमने एक रेवेन्यू कमेटी बनाई थी कॉमनवेल्थ की। सो एडहॉक कमिटीज बन जाती है इन ऑर्डर टू डिस्कस, राइट, अगर जो भी इश्यूज हैं या जो भी हमें एनालिसिस करना है या स्क्रूटनाइज करना है किसी चीज को, तो वी कैन फॉर्म द कमिटीज एंड दैट इज हाउ द थिंग्स बिकम मोर एफिशिएंट। वर्क भी हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है और वी आर एबल टू बी प्रोडक्टिव इन द पार्लियामेंट, बिकॉज पार्लियामेंट में इतना टाइम नहीं होता किसी के पास भी कि स्क्रूटनाइजेशन ऑफ बिल हो सके या बिल को जो है एक प्रॉपर एनालिसिस हो पाए विद डिस्कशन, राइट, और बिल को पास भी करना होता है। तो इतना सारा काम इतने कम टाइम में इट इज नॉट पॉसिबल विदाउट पार्लियामेंट्री कमिटीज। अब प्रॉब्लम क्या आई, आई थिंक आई होप सो आई एम वेरी मच क्लियर कि पार्लियामेंट्री कमिटीज का आपको ये टॉपिक पूरा पता चल गया होगा, क्या यूज है, क्या एफिशिएंसी है, मतलब क्यों हम पार्लियामेंट्री कमिटीज का रोल क्या होता है, क्यों पार्लियामेंट्री कमिटीज को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया। यहां तक चीजें क्लियर होगी। अब आज की गवर्नमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं कि आज रेलेवेंट क्या क्या मुद्दे चल रहे हैं और क्यों ये इतना ज्यादा न्यूज़पेपर्स में इतना हाईलाइटेड मुद्दा रहा है। जैसे मैंने बताया, सिर्फ 27% ऑफ द बिल्स आर बीइंग पास्ड बाय दिस, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको माना कि बिल्स जो हैं बहुत हेस्टी वे में पास हो रहे हैं। और इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हो रहा है, कई बार जो जो इवन वो बिल्स को चैलेंज करा जाता है कोर्ट्स में, और कोर्ट्स में जब वो चैलेंज करा जाता है, इवन वो रिसोर्स भी वेस्ट होती है, कोर्ट की रिसोर्स वेस्ट होती है। इवन बिल्स पर दोबारा से फिर अगर डिस्कशन होती है और सुप्रीम कोर्ट उसे अगर नल और वॉइड कंसीडर कर दे जस्ट बिकॉज उस बिल पर डिस्कशन नहीं हुई या फिर एक प्रॉपर कमिटी नहीं बैठी, पूरी स्क्रूटनाइजेशन नहीं हुई, हो सकता है वो बिल जो है उतना एप्ट ना हो, उतना ज्यादा रेलेवेंट ना हो आज की सोसाइटी या टर्म्स के हिसाब से। तो स्टैंडिंग कमेटी या किसी कमेटी पर रेफर ना करने से उस बिल का जो वर्चस्व है वो कमजोर हो जाता है, राइट। अब जब उसका वर्चस्व कमजोर रहेगा तो बिल अगर इंप्लीमेंट हो भी रहा है, अगर वो पास हो भी गया, देन ऑल्सो इट इज नॉट एट ऑल बेनिफिटिंग द होल कंट्री, राइट। तो ऐसे बिल को जल्दी जल्दी पारित करने से चीजें सॉल्व नहीं होती। जैसे कि अभी एक रिसेंटली अभी भी कोर्ट में केस पेंडिंग है, आर्टिकल 370 को जब हटाया गया, सो किसी कमिटी से डिस्कशन नहीं हुआ, कोई कमिटी नहीं बैठी जहां कुछ डिस्कशन हुआ हो कि इसके डीमेरिट्स क्या है, इसके मेरिट्स क्या है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। नोबडी हैज डिस्कस्ड रिलेटेड टू दिस मैटर इन द पार्लियामेंट, राइट। अगर अभी बात करें फार्मर्स लॉ जब आया था, तो अगेन कोई ऐसी कमेटी नहीं बैठी थी, जिसकी वजह से बाद में जब फार्मर्स का आंदोलन हुआ उसके बाद बिल को वापस लेना पड़ा करंट गवर्नमेंट को, राइट। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रोल ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटीज को एनहेंस करना, राइट। तो इस वीडियो के जो एंड में बेसिकली अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है कभी भी पार्लियामेंट्री कमेटी से रिलेटेड, तो उसका रोल आपको पता होना चाहिए, क्या फंक्शनिंग है पार्लियामेंट्री कमेटी की, क्यों पार्लियामेंट्री कमेटी को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस में डाला गया है। आर्टिकल मैंने बताया 105, 118 आर टोटली गिविंग द पावर टू पार्लियामेंट्री कमिटीज, राइट। तो क्या इसका बेसिकली ढांचा है पार्लियामेंट का, पार्लियामेंट्री कमिटीज आर द बैकबोन, राइट, ऑफ पार्लियामेंट। सो ये एक प्रॉपर आपको पता चलता है थ्रू दिस लेक्चर सीरीज। ऑल्सो मैं लास्ट में कंक्लूजन में बात करूं तो आपको ये बोलना चाहिए कि पार्लियामेंट्री कमिटीज का रोल और ज्यादा एनहेंस करना चाहिए, और हर एक बिल जो भी आप ला रहे हो उसको आपको किस कमिटी में रेफर कर फिर जो उसकी रिकमेंडेशंस आती हैं उसको भी मानना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एडवाइजरी बॉडी बनकर एक पार्लियामेंट्री कमिटी रह जाए। अगेन वो भी एक वेस्टेज ऑफ सोर्स है कि मान लीजिए मैंने इतनी सारी रिकमेंडेशंस बोल दी, ये चेंजेस बोल दी, विच आर एक्चुअली देखा जाए तो जैसे जो भी रिकमेंडेशन दी जा रहे हैं वो एक्चुअली हमारे लिए कंट्री के लिए बेनिफिट है, बट जस्ट बिकॉज वी आर द रूलिंग पार्टी एंड वी आर नॉट एक्सेप्टिंग दोज नॉर्म्स या जो भी हमें पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा दिए गए एडवाइजरी इंस्ट्रक्शंस अगर हम उसे फॉलो नहीं करें, देन ऑल्सो इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम रिसोर्स, बिकॉज खाली एडवाइजरी बॉडी नहीं बना के रखना एक पार्लियामेंट्री कमेटी को, राइट। इट शुड एक्चुअली हैव दैट रोल प्ले जिससे कि एक्चुअली गवर्नेंस में हमारे जो कंट्री है उससे आगे ग्रोथ मिले, राइट। सो दैट इज व्हाट द पर्पस ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटी शुड बी। सो दैट इज आई थिंक for this lecture where we discussed about parliamentary committee in a bit detail, though a very static part which is always covered in polity under union legislature when we discuss about parliament. But again, because being a very dynamic issue, I have tried to cover each and every aspect of parliamentary committee which
we tend not to cover in static portion because just completing the theoretical part related the committees and the other aspects which we cover. Sometimes the base application of these parliamentary committees are left, and that's what was my target to cover in this particular lecture. Stay tuned with Study Falcon for more such quality lectures. My best wishes to you all. Stay focused. Hit the subscribe button and like button if you like our initiative. Thank you so much.